हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। और आप सभी फर्स्ट ईयर को बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो है बिहेवियर साइंस के ऊपर, तो आप लोग को सामने में है, देख लीजिए। बिहेवियर साइंस का यूनिट नंबर 4 और यह 20वां वीडियो होने वाला है। अगर आप 19वां वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर 19वां वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग को समझिए कि एक लॉन्ग क्वेश्चन 10 नंबर का छूट चुका है। समझिए, इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं लर्निंग क्या है, ठीक है, लर्निंग के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ा चुके हैं और लर्निंग के टाइप्स के बारे में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो इतना एक सेट क्वेश्चन शॉर्ट लॉन्ग के लिए काफ़ी था, तो मैं पढ़ा चुका हूं। अगर आप नहीं पढ़ें तो जाकर ज़रूर पढ़ लीजिए, देख लीजिए 19वां नंबर का बिहेवियर साइंस के प्लेलिस्ट में जो बिहेवियर साइंस है वहां पे आपको मिल जाएगा यह 19वां नंबर का वीडियो, ठीक है। बाकी चलिए, आज हम 20वां वीडियो लेकर आए हैं, यूनिट नंबर 4 का ही है। और लर्निंग का हम लोग नियम देखेंगे और लर्निंग को कैसे ज़्यादा मतलब सीखने की चीज़ जो है, सीखना को कैसे हम प्रभावी बना सकते हैं, या फिर सीखना को कौन कौन से ऐसे चीज़ है जो प्रभावित करता है जिससे सीखने में दिक्कत आती है, या यूँ कहा जाए तो सीखने को प्रभावी बना सकते हैं, तो उसको देखेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला है सीखने का नियम। तो सबसे पहले ये चीज़ों को ध्यान में रखिए कि सीखना के नियम जो है लॉ ऑफ जो लर्निंग है, इसको थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? थॉर्नडाइक के द्वारा जो है दिया गया सीखने के नियम को प्रतिपादित किया गया, ठीक है, जिनको 2 वर्गों में बांटा गया। इन्होंने 2 वर्गों में बांट दिया। थॉर्नडाइक ने जो नियम दिया उसे 2 वर्गों में इन्होंने बांट दिया। एक का नाम दिया मेन लॉ और एक का नाम दिया इन्होंने सबऑर्डिनेट लॉ, मतलब एक मुख्य नियम और एक सहायक नियम। यह 2 नियम इन्होंने दिया। तो सबसे पहले क्या समझेंगे कि सीखने के नियम को थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जिनको थॉर्नडाइक ने 2 भागों में बांट दिया, एक मेन लॉ और एक हमारा सबऑर्डिनेट लॉ। ओके, चलिए अब हम मेन लॉ के बारे में अच्छे से देखते हैं। कोई ज़्यादा यह भारी नहीं है। मेन लॉ को 3 नियम शामिल है। मेन जो लॉ है इसमें 3 नियम ही शामिल है, ठीक है। मेन लॉ में 3 नियम शामिल है। एक नियम है आपका लॉ ऑफ रेडीनेस। क्या है? लॉ ऑफ रेडीनेस। उसके बाद है लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। यही 3 नियम है। यही 3 नियम आपको मेन नियम है, मुख्य नियम है सीखने का। अब इसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कि आखिर ये तीनों नियम क्या कहता है, ठीक है। तो जो पहला है लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता के नियम। तत्परता के नियम में जो है 3 कंडीशन है, ठीक है। कौन कौन से कंडीशन है, चीज़ों को यहाँ पे देख लीजिए। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर होता है तो उसका सीखना आनंददायक होता है। तत्पर के मतलब होता है कि व्यक्ति एकदम जो है किसी चीज़ को करने के लिए एकदम तत्पर है, मतलब एकदम जो है जब खोजिए तब उपस्थित है। तत्पर मतलब एक्टिव है किसी चीज़ को सीखने के लिए। तो सीखने को आप जो है अच्छा, जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को, किसी चीज़ को सीखने के लिए तत्पर होता है तो सीखना आनंददायक होता है, एंजॉयफुल होता है। पहला परिस्थिति याद रखिएगा कि सीखने के लिए कोई व्यक्ति तत्पर है तो सीखना आनंददायक होता है। पहला कंडीशन कहता है तत्परता के नियम में। दूसरा परिस्थिति कहता है कि जब कोई व्यक्ति कार्य सीखने के लिए तैयार ना हो किंतु उसे ज़बरदस्ती सिखाया जाए तो ऐसी स्थिति में उससे सीखना जो है खीज उत्पन्न करने वाला होता है। मान गए कोई व्यक्ति हमें कोई काम करने में मन नहीं लगता है, लेकिन हमें कोई ज़बरदस्ती वो काम करने के लिए कहेगा तो क्या होगा? मेरा दिमाग कहीं और रहेगा, लेकिन मेरा काम हम कहीं और करेंगे, मेरा दिमाग कहीं और रहेगा और उससे हमारे अंदर इरिटेट उत्पन्न होगा। देखते होइएगा, आप ही के ले लीजिए, आपको जब कोई काम करने के बच्चा में नहीं रहता था तो आपके पिताजी कहते थे बउआ फलाना काम कर लो, तो आपको मन में एक इरिटेट सा, खिज सा उत्पन्न होता था। क्यों? क्योंकि आपका जो है आप तत्पर है ही नहीं सीखने के लिए। आपको ज़बरदस्ती कोई जो है कह रहा है करिए तो फिर वह जो है क्या होगा? खिज उत्पन्न करेगा ही, इरिटेट करेगा ही। तो उसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति सीखने के लिए तत्पर ना हो, तैयार ना हो और उसे ज़बरदस्ती कोई चीज़ सिखाया जाए तो उसके अंदर जो है खिज यानी इरिटेट जो है उत्पन्न होता है। तो दूसरा परिस्थिति हो गया। तीसरा परिस्थिति है कि जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार हो किंतु उसे कार्य सीखने न दिया जाए तो इसी स्थिति असंतोष व खीज उत्पन्न करती है। अब दूसरा कंडीशन था कि व्यक्ति खुद तैयार नहीं है लेकिन उसे ज़बरदस्ती सिखाया जाए तो खीज उत्पन्न होगा। लेकिन तीसरा कहता है कि व्यक्ति तैयार है लेकिन उसे कोई और जो है सीखने ही नहीं दे। जैसे हम पढ़ रहे हैं लेकिन सामने से कोई जो है हमें डिस्टर्ब कर रहा है कोई ना कोई चीज़ों से, तो हमें इरिटेट लगेगा, हमें असंतोष की भावना जगेगा। तो तीसरा कंडीशन
कंडीशन दूसरा के ठीक उल्टा है। दूसरा में व्यक्ति तैयार नहीं होता है, लेकिन तीसरा में जो है क्या होता है, तैयार होता है लेकिन कोई जो है उसे सीखने नहीं देता है। तो यह 3 कंडीशन है, आपको ये तीनों कंडीशन याद रखना है, ठीक है। तत्परता के नियम में लॉ ऑफ रीडनेस में, ठीक है, एक बताता है कि व्यक्ति तत्पर होगा, तत्पर नहीं होगा तो कैसे जो है ये चीज़ें काम करता है। अतः थर्नडाइक ने स्पष्ट किया कि जब मनुष्य सीखने के लिए तत्पर नहीं होते हैं तब तक न तो स्वयं सीख सकते हैं और न कोई दूसरा उन्हें सिखा सकता है। अतः आवश्यक है कि विद्यार्थियों को सीखने के लिए तत्पर किया जाए। तत्परता ध्यान केंद्रित करने में सहायता करती है। वही चीज़ें थर्नडाइक ने कहा कि तीनों परिस्थिति से ये पता चलता है कि जब भी कोई व्यक्ति कोई काम करे या कोई सीखने का कोशिश करे तो जब तक व्यक्ति तैयार ना हो सीखने के लिए या कोई काम करने के लिए तब तक जो है कोई व्यक्ति जो दूसरा व्यक्ति उसे सिखा नहीं सकता है, ठीक है। और यही जो है एक व्यक्ति को अगर सिखाना है तो पहले उसे तैयार कीजिए, पहले उसे तत्परता में लाइए, तब जाके जो है वह सीख पाएगा और उसका ध्यान केंद्रित हो पाएगा। तो यह जो है तत्परता के नियम है। तत्परता मतलब तैयार होना, हमेशा तैयार रहना काम करने के लिए, ठीक है ना। तो यही सीखने का पहला नियम रूल लॉ ऑफ जो है रीडीनेस। दूसरा है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। अब लॉ ऑफ रीडनेस तत्परता के बाद है अभ्यास का नियम। अभ्यास का मतलब होता है कि अगर आप कोई चीज़ सीखना चाहते हैं, अगर आप भूलना नहीं चाहते हैं, सीखना अगर लंबे समय तक जो है चाहते हैं तो आपको अभ्यास करना पड़ेगा। और अभ्यास कहाँ होता है, बार बार कोई काम करने से, दोहराने से जो है अभ्यास जो है क्या होता है, अच्छा होता है। अगर आप काम को एक बार करके छोड़ देंगे, नहीं दोहराएंगे तो वह चीज़ें भूल जाते हैं। और यही काम आपके जो है पढ़ाई के भी साथ है। आप लोग एक बार वीडियो को देखते होइएगा चाहे नहीं देखते होइएगा, पीडीएफ डाउनलोड करके जब डलता होगा तो पीडीएफ आ जाते होइएगा डाउनलोड करने, और पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार पढ़ लेते होइएगा या वीडियो एक बार देख लेते होइएगा और उसके बाद आप रख देते होइएगा, उसको रिवाइज नहीं करते होइएगा, जिससे आप भूल जाते हैं। तो अभ्यास के नियम कहता है सीखने की चीज़ों में कि इस नियम के अनुसार किसी काम को बार बार करने अथवा दोहराने से वह याद हो जाती है और छोड़ देने पर या ना दोहराने पर वह भूल जाती है। बिल्कुल सही बातें हैं। आप अगर एक्सरसाइज अभ्यास नहीं करेंगे, आप अगर उसे दोहराएंगे नहीं तो आप भूल ही जाएंगे, समझ गए। इस प्रकार यह नियम प्रयोग करने तथा प्रयोग न करने पर आधारित है। अब जो एक्सरसाइज का नियम है यह प्रयोग करने और प्रयोग न करने पर आधारित है। अगर आप प्रयोग करेंगे, बार बार कामों को करेंगे, दोहराएंगे तो आप जो है अभ्यास के नियम के तरह किसी भी चीज़ को सीख सकते हैं। अगर आप प्रयोग नहीं करेंगे, इसका मतलब है कि काम को छोड़ देंगे, नहीं दोहराएंगे तो आप भूल जाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा अभ्यास के नियम प्रयोग करने और प्रयोग न करने पर आधारित है, ओके। इसलिए इसे थर्नडाइक ने उपयोग व अनुपयोग का भी नियम कहा। अब यही है, प्रयोग मतलब उपयोग और प्रयोग न करने मतलब अनुपयोग, इसीलिए थर्नडाइक ने इसे उपयोग और अनुपयोग का नियम भी कहा, ओके। अतः बच्चे को जो कुछ सिखाया जाए उसकी आवृत्ति की जाए, मतलब पुनरावृत्ति की जाए बार बार, और समय समय पर इसका उपयोग किया जाए। अगर आप समय समय पर दोहराएंगे, उपयोग करेंगे तो सीखना और ज़्यादा जो है अच्छा हो जाएगा, ओके। तो दूसरा हो गया अभ्यास का नियम। तीसरा है प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट का मतलब होता है कि थर्नडाइक का यह नियम सीखने और अध्यापन का आधारभूत नियम है। थर्नडाइक का यह नियम लॉ ऑफ इफेक्टिव, तीसरा नियम जो है सीखने के लिए और पढ़ाने के लिए, अध्यापन के लिए, दोनों के लिए आधारभूत बेसिक नियम है। इस नियम को संतोष और असंतोष का नियम भी कहते हैं। इस नियम को अब ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ देगा कि थर्नडाइक को किस नियम को संतोष व असंतोष के नियम भी कहते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा। लॉ ऑफ इफेक्ट प्रभाव के नियम को कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से पूछ देगा थर्नडाइक के किस नियम को उपयोग और अनुपयोग के नियम कहते हैं, तो अभ्यास के नियम को। तो ये सब बेसिक पॉइंट होते हैं। इसके अनुसार जिस कार्य को करने से प्राणी को हितकर परिणाम होते हैं और जिसमें सुख और संतोष प्राप्त होता है उसी को व्यक्ति दोहराता है। जिस कार्य को करने में कष्ट होता है और दुख फल प्राप्त होता है उसे व्यक्ति नहीं दोहराता है। इस प्रकार व्यक्ति उसी कार्य को सीखता है जिसमें उसे लाभ मिलता है तथा संतोष प्राप्ति होती है। यहाँ पे इसके कहने का मतलब ये है, आप लोग देखते होइएगा कि जब हमें पढ़ने में जो चीज़ें आसान लगता है उसको हम जल्दी याद करते हैं, और जो वर्ड सब कठिन लगता है वो हम भूल जाते हैं या उसको हम एक ही दो बार पढ़कर छोड़ देते हैं, ठीक है। या फिर जो हमें भारी लगता है उस पर हम कम ध्यान देते हैं। तो प्रभाव के नियम यही कहता है कि थर्नडाइक का यह नियम सीखने के लिए और अध्यापन करने के लिए, दोनों के लिए आधारभूत नियम है, ठीक है।
इसे संतोष व असंतोष के नियम भी कहा गया। अब इसे संतोष व असंतोष के नियम क्यों कहा गया? तो इसके अनुसार जब कोई कार्य काम जो है किसी व्यक्ति प्राणी के लिए उसके अनुसार का होता है, उसके अनुसार जो है परिणाम प्राप्त होते हैं जिस काम से, उसमें व्यक्ति को सुख व संतोष की प्राप्ति होती है और व्यक्ति वही काम करने के लिए दोहराता है जो काम में व्यक्ति को अच्छा लगता है, संतोष लगता है, सुख प्राप्ति होती है और वह परिणाम जो है उसके पक्ष में आता है, तो व्यक्ति उसी काम को ज़्यादातर जो है दोहराता है। ठीक है। अब जिस कार्य में करने में व्यक्ति को कष्ट होगा, वह हम हो गए या कोई भी व्यक्ति हो गए, अगर किसी चीज़ को करने में कष्ट होगा या दिक्कत लगेगा, उस काम को ऑटोमेटिक है कि एक से दो बार करके ही हम छोड़ देंगे। तो जिससे क्या होगा कि जो हमारा सीखने है, जो काम करना है, वह प्रभावी नहीं होगा। प्रभावी का मतलब होता है कि हमें जो इंटरेस्ट का है वह जो है हमें सुख और संतोष देता है, परिणाम इंटरेस्ट वाला परिणाम हमारे पक्ष में आता है, हितकर में आता है। इसलिए इस कार्य को व्यक्ति जो है दोहराता है, बार बार करता है। ठीक है। लेकिन उल्टा वहीं पे देखा जाए तो जिस काम को करने में व्यक्ति को दुख की आभास होता हो, दुख फल प्राप्त होता हो, व्यक्ति उसे नहीं दोहराता है और इस प्रकार व्यक्ति जो है उसी कार्य को सीखता है जिससे उसे लाभ मिलता है और संतोष प्राप्त होती है, मतलब बार बार दोहराता है। ठीक है। तो जिसमें संतोष और लाभ मिलता है उसी काम को तो व्यक्ति बार बार दोहराता है। तो इसीलिए इसे लॉ ऑफ इफेक्ट कहा गया है कि कौन से काम करने से व्यक्ति को ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और कौन से काम करने से जो है इफेक्टलेस होता है। तो यही जो है हमारा प्रभाव का नियम है, समझ गए। इसीलिए देखते होइएगा कि प्राइवेट स्कूल जहाँ पे अच्छे पढ़ाई के टेक्निक होते हैं वहाँ पे बच्चे के अनुसार, बच्चे के क्या पसंद है, बच्चे के हम क्या पढ़ा रहे हैं कि बच्चा उसमें खुशीपूर्वक सीख ले रहा है और आनंद जो है व्यक्त कर रहा है। तो वैसे ही स्कूल में भी पढ़ाया जाता है, अच्छे अच्छे स्कूल में। ठीक है। रटवाया नहीं जाता है कि हाँ आज रट लो, 2 दिन के बाद पूछे तो गायब हो गया। तो ऐसा नहीं, रटने में आपके संतोष व सुखी नहीं मिलता है जितना आप सीखने में मिलता है, आपको आपके इंटरेस्ट वाले चीज़ में मिलता है। ठीक है। तो यह 3 नियम हो गया। तीनों नियम को याद रखिएगा। पहला नियम क्या था माय डियर? पहला नियम था हमारा तत्परता के नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। उसमें 3 कंडीशन था, ABC, याद रखिएगा। दूसरा नियम है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास के नियम। तीसरा है प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्टिव। ठीक है। लॉ ऑफ इफेक्ट, ये याद रखिएगा आप लोग। यह 3 नियम है किसमें? मुख्य नियम में। अब जो है सहायक नियम है, तो सहायक नियम में कुछ खास है नहीं, बस इसको देख लीजिए कौन कौन से सहायक नियम होते हैं। सब ऑर्डिनेट लॉ है, सहायक नियम है। प्रमुख सहायक नियम जो है निम्न प्रकार दिए गए हैं, यही 5 को आप लोग याद रख लीजिए, काफ़ी है। पहला है द लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, बहु अनुक्रिया का नियम। जब आप कोई काम करते हैं तो बहु अनुक्रिया मतलब आपके जो रिस्पॉन्स होते हैं मल्टीपल में होते हैं और यह जो है नियम जो है आपको आगे बढ़ाता है। ठीक है। तो मल्टीपल रिस्पॉन्स से जो है आप अच्छे खासे सीखते हैं। तो द लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, द लॉ ऑफ मेंटल सेट, मानसिक तत्परता के नियम। आपका मानसिक जो है, मानसिक रूप से आप कितना तैयार हैं, यह मेंटल सेट मतलब लॉ ऑफ मेंटल सेट बताता है। प्रिंसिपल ऑफ एनालॉजी, समानता के अनुसार अनुक्रिया, एनालॉजी। ठीक है। द लॉ ऑफ प्री पोटेंट फैक्टर, तत्वों को पूर्ण शक्तिमत्ता। ठीक है ना। एंड प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएट शिफ्टिंग, सहचारी स्थान परिवर्तन। अगर आपको हिंदी में दिक्कत हो याद करने में तो यह इंग्लिश वाला याद कर लीजिए, अच्छा है। द लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, लॉ ऑफ मेंटल सेट, प्रिंसिपल ऑफ एनालॉजी, लॉ ऑफ प्री पोटेंट फैक्टर्स, प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएट शिफ्टिंग। तो ये जो है आप इसको याद रखेंगे तो बेहतर होगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर से एक बार देख लीजिए, सहायक नियम में क्या है? बहु अनुक्रिया के नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, मानसिक तत्परता का नियम, समानता के अनुसार अनुक्रिया, तत्वों के पूर्ण शक्तिमत्ता और सहचारी स्थान परिवर्तन। 2 बार 4 बार इसको पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे टोटल इंग्लिश दिए गए हैं। आपका लॉ ऑफ जो है लर्निंग है वह समाप्त हो गया। यही 2 नियम याद रखना है, मेन लॉ और एसोसिएट लॉ, सहायक नियम। ठीक है। मेन लॉ में 3 लॉ को अच्छे से डिस्कस कर दीजिएगा और सहायक नियम में बस उसका नाम मात्र लिख दीजिएगा, आपके हो जाएंगे। समझ गए चीज़ों को? चलिए, ये यहाँ पे इंग्लिश टोटल दिया गया है। आप इंग्लिश वाले टेंशन नहीं लेना है। आप लोग कहते हैं PDF इंग्लिश में दीजिए, सबका हिंदी इंग्लिश में PDF रहता है, आप लोग सही से देखते नहीं है। ठीक है।
माय डियर, अब प्रश्न आता है कि सीखना या अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, या यही क्वेश्चंस को दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं कि आप लर्निंग को कैसे जो है इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो सीखने को जो है प्रभावपूर्ण बनाता है, जिससे आप और ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, ये जो कंडीशन है ना कि सीखने को कौन कौन से ऐसे चीज़ है जो प्रभावित करता है। तो प्रभावित के मतलब होता है कि आपको या तो बढ़ा सकता है या घटा सकता है, दो ही कंडीशन होगा। मान गए प्रभावित करने के मतलब क्या होगा, हमारे काम को डिस्टर्ब करने का, हम कोई काम कर रहे हैं तो हम डिस्टर्ब करने का मतलब क्या होगा, या तो काम में बाधा उत्पन्न होगा तो काम हम छोड़ देंगे, या धीरे धीरे लगे रहेंगे और थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा काम को कंप्लीट होने में, अगर कोई हमें परेशान करेगा तो यही ना होगा। तो यही चीज़ें होगा, या तो काम को और हम बेहतर तरीके से करेंगे या काम को छोड़ देंगे। उसी प्रकार से यहाँ पूछ रहा है कि सीखने को कैसे हम प्रभावित बनाएंगे, कैसे जो है इफेक्टिव जो है कौन कौन से ऐसे कारण होगा जिसके कारण हमारा सीखना जो है प्रभावित होगा। ठीक है, प्रभावित का मतलब है घटना या बढ़ना, मतलब उसमें कुछ चेंजेज आना जिससे प्रभाव हो जाएगा, प्रभाव पड़ेगा, ये हो गया। और प्रभावी शिक्षण के कारक को समझाइए। प्रभावी शिक्षण का मतलब होता है कि कैसे हम इफ़ेक्टिव बनाएंगे, लर्निंग को बेहतर बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो है हमारा दोनों लर्निंग को आपको एक ही आंसर होगा, चाहे प्रभावित करने वाला कारक पूछे या लर्निंग को प्रभावशाली बनाने के लिए पूछे, दोनों का बात वही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, सीखने को प्रभावित करने अथवा प्रभावी शिक्षण के कारक निम्नलिखित है। कौन कौन से ऐसे हैं जो सीखने को प्रभावित करता है या फिर सीखने को हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। दोनों कंडीशन में, इफ़ेक्टिव बनाने के लिए पूछे या प्रभावित करने वाला कारक पूछे लर्निंग का, दोनों कंडीशन में एक ही आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, समझने क्या ऊपर है। पहला है उचित वातावरण। उचित वातावरण का मतलब होता है कि मानिए आप कोई चीज़ सीख रहे हैं, नॉर्मल मानिए पढ़ाई के लिए ही, ठीक है, पढ़ाई में सीखते ही है कोई चीज़, आप पढ़ रहे हैं, आप यही चीज़ें वीडियो का ही समझ लीजिए, आप जो है वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, आप समझ रहे हैं कि हम लर्निंग को जो है आज हम अच्छे से सीख लेंगे, लेकिन समझिए आप मोबाइल खोल दिए, कॉपी लेके बैठ गए, नोट्स बना रहे हैं, लेकिन आपको जो है एक ऐसा वातावरण है जहाँ पे बहुत शोरगुल है, बहुत ज़्यादा अशांति है, तो क्या आप उससे जो है आपको जो है उसमें बेहतर तरीके से आप जो है अपने आप को फील कर पाएंगे, महसूस कर पाएंगे कि हाँ हम अच्छा है, सीख रहे हैं? नहीं कर पाएंगे। तो सीखने के लिए उचित वातावरण होना आवश्यक है। तो उचित वातावरण आपके सीखने को प्रभावित करता है। अगर वातावरण बढ़िया होगा तो सीखना जो है अच्छा होगा, ठीक है ना, बढ़िया होगा, उपयोगी होगा। अगर वातावरण गड़बड़ होगा तो यह सीखने को प्रभावित करेगा और उस कंडीशन में आपका सीखना जो है प्रभावित होगा। ठीक है, तो वातावरण हमेशा जो है आपके अनुसार होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा वातावरण तैयार करें जहाँ पे मानसिक रूप से जो है आप एकदम फ्रेश और सुरक्षित महसूस करें, तब जो है सीखने के लिए आप तैयार होते हैं और वह जो है प्रभावी होता है सीखना। ठीक है, तो उचित वातावरण सीखने को प्रभावित करता है या सीखने को जो है प्रभावी भी बनाता है। अगर अच्छा वातावरण होगा तो सीखने को प्रभावी बनाएगा और इफेक्टिव बनाएगा। अगर गड़बड़ वातावरण होगा तो ये प्रभावित करेगा सीखने को, जिसमें आप पूर्ण रूप से सीख नहीं पाएंगे। तो उचित वातावरण इम्पोर्टेंट है। दूसरा है अधिगमकर्ता का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। अब आप अधिगमकर्ता का मतलब होता है कि सीखने वाला, ठीक है, सीखने वाला। अब मान गए आप या हम या कोई भी बच्चा हो, सियाना हो, कोई चीज़ सीखने का प्रयास करता है और उसका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य बेहतर नहीं है। जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं, नए नए चीज़ों को पढ़ाई के द्वारा सीखते हैं, अब हमारा मानसिक और शारीरिक साथ नहीं दे रहा है, ना हम मानसिक रूप से स्वस्थ है और ना शारीरिक रूप से स्वस्थ है। तो इस कंडीशन में जो है हम सीखना जो है दूर की बात है, हम इसमें जो है एक कदम बढ़ भी नहीं सकते हैं आगे। तो अगर कोई व्यक्ति का मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य जितना अच्छा होगा, उसका सीखना उतना ही ज़्यादा जो है रुचि उसमें लेगा और उतना ही जल्दी सीख पाएगा। ठीक है, अगर मान गए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर नहीं है तो व्यक्ति को सीखना प्रभावित होगा और वह जो है नहीं सीख पाएगा या देरी से सीख पाएगा। तो दोनों कंडीशन में मैं आपको बताते चल रहा हूँ कि सीखना कैसे प्रभावी बना सकते हैं और या फिर सीखना को कौन कौन से चीज़ें प्रभावित कर सकता है। तो दोनों कंडीशन में बात यही होता है, बस आपको लिखना है कि
प्रभावी अगर बनाना है तो उसमें लिखेंगे कि सीखना के लिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होना ज़रूरी है। अगर सीखने को प्रभावी बनाना चाहते हैं तो ये दोनों को स्वस्थ होना बेहतर है। अगर ये दोनों स्वस्थ है तो हम जल्दी से कोई चीज़ को सीख लेंगे। अगर ये दोनों प्रभावित है, ये दोनों सही नहीं है किसी व्यक्ति का, तो उसे सीखना जो है कठिन होगा और सीखने में बहुत समय लगेगा। ठीक है, तो यही जो है आपका चीज़ें हो गया। ओके, तीसरा है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का मतलब होता है परिपक्वता। शारीरिक और मानसिक परिपक्वता वाले नए काम को सीखने के लिए सदैव तत्पर और उत्सुक रहते हैं। अतः अपरिपक्व की अपेक्षा सीखने में उन्हें कठिनाई नहीं होती है, साथ ही समय की बर्बादी भी नहीं होती है। अब बताइए, किसी के मैच्योरिटी मतलब परिपक्वता। परिपक्वता व्यक्ति के अंदर नए नए चीज़ों को जल्दी जल्दी सीखने के लिए जो है क्या करता है, उत्सुकता करता है। मान गए आपके अंदर मैच्योरिटी आ गई है तो आप किसी भी काम को बड़े ही आसानी से सीख लेते हैं। ठीक है, आप हमेशा तत्पर रहते हैं चीज़ों को सीखने के लिए। लेकिन एक बच्चा भले ही उसमें लंबाई जो है बहुत ज़्यादा हो गया हो, लेकिन उसके अंदर मैच्योरिटी है ही नहीं, मानसिक रूप से शारीरिक रूप से उसके अंदर परिपक्वता है ही नहीं, तो वह क्या करेगा, बचपना रोल निभाएगा। उसे कोई चीज़ सिखाइएगा तो देरी से सीखेगा। तो परिपक्वता मैच्योरिटी होनी बहुत ज़रूरी होती है अगर आप एक अच्छे तरीके से सीखने का प्रयास करते हैं किसी चीज़ को, किसी काम को। तो समझ गए। तो परिपक्वता आपके कामों को सीखने को प्रभावी भी बना सकता है और प्रभावित भी कर सकता है। प्रभावित कैसे करेगा, तो अगर परिपक्वता मैच्योरिटी नहीं है तो व्यक्ति के अंदर जो है सीखने में समय लगेगा, कठिनाई होगा और वह प्रभावित कर रहा है। ठीक है, प्रभावी के बात होगा तो मैच्योरिटी अगर जिसके अंदर होगा, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से परिपक्वता होगा, तो यह व्यक्ति नए चीज़ों को जल्दी सीखता है और वह सीखने के लिए तत्पर भी रहता है, उत्सुक भी रहता है। ठीक है, तो यह मैच्योरिटी हो गया तीसरा। चौथा है मोटिवेशन। मोटिवेशन के द्वारा हम किसी भी नए नए चीज़ों को सीखने का प्रयास करते हैं, प्रेरणा मिलता है। ठीक है, यदि उन्हें सीखने की प्रेरित नहीं किया जाए तो उनकी रुचि सीखने में कम या बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, तो अभिप्रेरणा प्रभावित भी करता है और प्रभावी भी बनाता है। प्रभावित कैसे करता है, तो मान गए अगर हम माय डियर, अगर आप मानिए कि मोटिवेशन, ठीक है ना, अगर आप किसी को प्रेरित करिएगा कि रे जाओ फलाना काम कर लो, तुमसे हो जाएगा ना, तुम तो थोड़ा मोड़ा दिक्कत होगा, तुम कर लोगे इस काम को। अगर आप प्रेरित कीजिएगा, उसे जो है प्रोत्साहित कीजिएगा, तो वह जो है उससे सीखने में रुचि आएगा, उससे जो है क्या होगा कि उसके अंदर इंटरेस्ट बढ़ेगा और वह जो है काम को करने के लिए तत्पर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति को आप प्रेरित नहीं कीजिएगा, उसे डिमोटिवेट कीजिएगा, हे भाग तुमसे नहीं होगा, है तुमसे बहुत हार्ड काम है, ये है वो है, तो वह व्यक्ति के क्या होगा कि उसके अंदर रुचि बिल्कुल भी नहीं रहेगा, इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा और उससे जो है सीखने में भी बहुत समय लगेगा और उसका रुचि कम जाएगा। तो मोटिवेशन व्यक्ति को सीखने को प्रभावी भी बनाता है और प्रभावित भी करता है। ठीक है, दोनों तरीका है। अगर आपके टीचर ऐसे छात्रों का प्रशंसा, प्रोत्साहन, प्रतिद्वंदा आदि का सहारा लेकर अधिक प्रेरित कर सकता है। मतलब देखते होइएगा, एक क्लास में दो जो है बच्चे पढ़ते हैं, तो देखते होइएगा टीचर को अगर आपको कोई चीज़ सिखाना होता है तो वह कंपैरिजन करते हैं, वह मोटिवेशन देते हैं कि देखो रे फलाना कितना बढ़िया है, वो एकदम क्लास में टॉप मारता है, हमेशा सुनाता है, हमेशा याद करके लाता है। क्या होता है, इससे प्रतिद्वंदी जगाता है आपके अंदर, कॉम्पिटिटिव जो है बनाता है, जिससे आपके अंदर भी एक जो है मोटिवेशन आता है कि वो कर सकता है तो हम कहीं नहीं कर सकते, वो डेली सुना सकता है तो हम क्यों नहीं सुना सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके जो है प्रेरणा मिलता है प्रेरित होने से, और वह सीखने को प्रभावित भी बनाता है और प्रभावी भी बनाता है। अगर आपके अंदर मोटिवेशन नहीं आएगा तो आपके अंदर रुचि नहीं आएगा और आप नहीं सीख पाएंगे। अगर आपके अंदर मोटिवेशन कहीं से आ रहा है, आप अच्छे से रुचि बनेगा तो आपका सीखना प्रभावी होगा और सीख पाएंगे अच्छे से। तो यह चौथा पॉइंट मोटिवेशन हो गया। ओके, पाँचवा है सीखने का समय व थकान। सीखने का समय व थकान का मतलब है कि सीखने का समय सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। ठीक है, आप किस समय सीख रहे हैं, आपके सीखने को जो है समय जो है प्रभावित करता है। जब छात्र विद्यालय आते हैं तो उनमें स्फूर्ति होती है, अतः सीखने में सुगमता होती है, किंतु जैसे जैसे समय बीतता जाता है उनमें धीरे धीरे थकान आती जाती है। देखते होइएगा कि शुरू में बच्चा आता है तो शुरू के 2-4 जो शिफ्ट पढ़ाई चलती है बहुत ज़्यादा एक्टिव चलती है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही समय बीतता है तो बच्चे जो है लेजी होने लगते हैं, जो है सुस्त होने लगते हैं, उसके अंदर थकान आने लगता है बैठे बैठे या लंबे समय से बैठे होने के कारण। तो
सीखने का समय व थकान भी प्रभावित करता है, या अगर आपका समय व थकान बेहतर है, मतलब थकान कहिए तो थकान नहीं है और समय जो है एकदम स्टार्टिंग में है, तो आपका जो लर्निंग होगा बेहतर होगा, आपको उसमें रुचि मिलेगा और आप उसको बेहतर ढंग से सीख पाएंगे, उसमें स्फूर्ति बना रहेगा तो आप सीख पाते हैं। लेकिन अगर आप बहुत देरों से बैठे हुए हैं किसी काम में करने के लिए, ठीक है, तो उससे तो आप थक भी गए होंगे, तो थक जाएंगे तो समय भी बहुत ज़्यादा हो गया रहेगा, तो उस कारण से व्यक्ति के अंदर जो है सुस्त आ जाता है, व्यक्ति धीमा पड़ जाता है और इससे सीखना प्रभावित होता है। ठीक है, तो सीखने का समय व स्थान भी व्यक्ति को प्रभावित करता है। एग्जाम्पल के तौर पे स्टूडेंट को लेकर बता ही दिए। छठा है इच्छा शक्ति, विल पावर। किसी भी चीज़ को सीखने में इच्छा शक्ति बहुत प्रभावी पड़ता है। जिसके अंदर इच्छा शक्ति या रुचि कम या नहीं होगी वह कार्य नहीं सीख पाएगा। मानिए इच्छा शक्ति, विल पावर, आपके अंदर किसी कार्य के करने की इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आप जो है ठान चुके हैं कि नहीं हम तो इसको आज करिए के रहेंगे चाहे जो हो जाए, तो आप उस काम को कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर विल पावर ख़त्म है, इच्छा शक्ति नहीं है, तो फिर आप जो है काम को ज़्यादा देर तक नहीं कर पाएंगे, या यूँ कहा जाए तो वह काम आपसे होगा ही नहीं, मीन्स आप सीख ही नहीं पाएंगे, आपका प्रभाव उसमें रहेगा ही नहीं, और आपका इच्छा शक्ति कम होने से आपके सीखने भी प्रभावित होता है और सीखना जो है कम या बेसी हो जाता है। तो इच्छा शक्ति जो है, विल पावर, आपके सीखने को क्षमता को भी बढ़ाता घटाता है। ठीक है, सातवां है अध्यापक की भूमिका, रोल ऑफ टीचर। अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं किसी भी क्लास में, तो आपके जो है आपके टीचर के रोल आपके सीखने में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है। सीखने की प्रक्रिया में अध्यापक एक पथ प्रदर्शक के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके कार्य, व्यवहार, विचार, व्यक्तित्व, ज्ञान, शिक्षा का छात्रों का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। कहने का मतलब है कि आपके टीचर जो एक्टिविटी करते हैं, जो सिखाते हैं, जैसा व्यवहार आपके सामने करते हैं वैसा ही व्यवहार आप भी सीखिएगा। जाहिर सी बात है, देखते होइएगा कि जब छोटे छोटे बच्चे क्लासरूम में केजी के, एलकेजी के, नर्सरी के होते हैं, तो उसको देखते होइएगा कि उसके साथ जो उसके टीचर होते हैं बहुत ही अच्छे से पेश आते हैं, बहुत अच्छे बातें करेंगे, इंग्लिश में बातें करेंगे। क्यों? क्योंकि जैसा आप उसके सामने अपने व्यवहार को प्रदर्शित करिएगा एज ए टीचर, जैसा कार्य करिएगा, जैसे अपने पर्सनालिटी को बना के रखिएगा, वैसा ही वो बच्चा जो है आपके चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, तो अध्यापक की भूमिका एक पथ प्रदर्शक के रूप में हो जाता है, पथ निर्माण के रूप में हो जाता है, जिस पथ पर बच्चा जो है अग्रसर होता है आगे की तरफ। ठीक है, तो एक टीचर का रोल आपके सीखने को बहुत ज़्यादा प्रभावी भी बना सकता है, और अगर टीचर का रोल सही नहीं होगा, गड़बड़ होगा, एक नॉर्मल इंसान की तरह होगा, तो फिर बच्चा पर उसी प्रकार से प्रभाव पड़ेगा और बच्चा का भी सब चीज़ उसी प्रकार से हो जाएगा। तो अध्यापक की भूमिका सीखने को प्रभावी भी बना सकता है और प्रभावित भी कर सकता है। आठवां है बुद्धि एवं वंशानुक्रम, इंटेलिजेंस एंड हेरिडेटरी। इसका मतलब है कि तीव्र बुद्धि वाले छात्र मंद बुद्धि वाले छात्र की अपेक्षाकृत किसी भी ज्ञान को बड़ी शीघ्रता और सरलता से सीख लेते हैं। बड़ी जाहिर सी बातें हैं कि बुद्धि का मतलब इंटेलिजेंस होता है। मानिए आपके क्लास में अलग अलग देखते होइएगा बच्चा है, कोई बच्चा होता है जो बहुत जल्दी किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर लेता है, याद कर लेता है, कोई बच्चे होते हैं जिसको थोड़ा समय लगता है, कोई ऐसे होते हैं जिसको बिल्कुल याद ही नहीं हो पाता है। तो अलग अलग बच्चे होते हैं, तो बुद्धि भी जो है लर्निंग को प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है? तो मान गया किसी का अगर बुद्धि मध्यम गति का होगा तो उसको सीखने में समय लगेगा, किसी का बुद्धि अगर तीव्र गति का होगा तो वह चीज़ को उतना ही जल्दी ऑब्जर्व कर लेगा, सीख लेगा। तो यह कहीं ना कहीं सीखने को प्रभावित कर रहा है ना। चलिए, वैसे भी इसमें वंशानुक्रम का हाथ काफ़ी होता है। लगभग 80% बालक की योग्यताएं एवं क्षमताएं वस्तुतः उसके वंशानुक्रम की ही देन होती है। अब ये जो बुद्धि होता है, व्यक्ति किसी भी बच्चा के अंदर कितना ज़्यादा बुद्धि है, कितना ज़्यादा जो है वह एक्टिव है उसका माइंड, तो यह जो है उसके हेरिडेटरी वंशानुक्रम पर ही जो है निर्भर करता है। वैसे भी जो भी बच्चे होते हैं उनके बुद्धि का जो राज होता है उसके वंशानुक्रम पर ही निर्भर होता है। ठीक है, 80% जो बालक होते हैं उनके योग्यताएँ और जो क्षमता होता है उसके अंदर, वह उसके हेरिडेटरी वंशानुक्रम का ही देन होता है। वंशानुक्रम का मतलब होता है कि उसके दादाजी, पिताजी, ठीक है, माताजी से जो है जैसे आ रहा है उनके क्रम में, वंश में, वैसा ही जो है आगे उनके जो है मानसिक और उनके अंदर की योग्यताएं और क्षमताएं जो है 80% बालक में उसके वंश के अनुसार ही होता है। मान के उसके पिताजी पढ़ने में बहुत तेज़ था, बहुत ज़्यादा अच्छे माइंड का है, तेज़ तरार माइंड का है, तो बच्चा में 80% चांसेज है कि बच्चा भी तेज़ तरार और अच्छे माइंड का होगा। 20% में हो सकता है कि बच्चा अपने वंश के प्रति उल्टा चले जाए और वह जो है अलग एक दुनिया में हो जाए। ठीक है,
तो यह 8 पॉइंटें हैं जिसे आप सीखने को प्रभावी भी बना सकते हैं और सीखने को यह 8 पॉइंट प्रभावी भी कर सकता है। कैसे प्रभावित करेगा? तो जब यह 8 पॉइंट निगेटिव हो जाएगा यानी गड़बड़ काम करेगा तो आपके सीखना प्रभावित होगा। अगर यह 8 पॉइंट अच्छा होगा किसी में तो वह जो है सीखना को प्रभावी बना सकता है, मतलब इफ़ेक्टिव बना सकता है। ठीक है, तो चलिए एक से फिर से रिपीट कर देते हैं कौन कौन सा ऐसी चीज़ है। पहला है उचित वातावरण होना चाहिए जिससे आप सीखने से अच्छा कर सकते हैं। अधिगमकर्ता सीखने वाले का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होना चाहिए प्रभावी बनाने के लिए। परिपक्वता मैच्योरिटी बहुत ज़रूरी है सीखने को प्रभावी और प्रभावित करने के लिए। मोटिवेशन से सीखना प्रभावित भी होगा और प्रभावी भी बन सकता है। सीखने का समय व थकान, अब किस टाइम आप सीख रहे हैं, आप थकान के समय सीख रहे हैं, यह जो है निर्भर करता है सीखने के समय व थकान के ऊपर कि आप सीखना जो है आपका कितना ज़्यादा प्रभावी होगा या फिर सीखना को प्रभावित करेगा। तो यह सीखने के समय व थकान, आपके अंदर की विल पावर कितना है यह भी प्रभावित करता है। अध्यापक की रोल ऑफ टीचर आपके जीवन में, और बुद्धि एवं वंशानुक्रम इंटेलिजेंस एंड हेरिडेटी आपके जो है सीखने को प्रभावी और प्रभावित कर सकता है। तो इस प्रकार से यह 8 पॉइंट याद रखिएगा। जहाँ पे अब देखिए क्वेश्चन आपको पूछ देगा कि सीखने के प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है बताए, तो ये 8 पॉइंट के लिख दीजिएगा। और जैसे ही इफेक्टिव पूछेगा, इफेक्टिव फैक्टर्स पूछेगा, इफेक्टिव फैक्टर पूछेगा प्रभावित करने वाले कारक, तो उसमें थोड़ा सा निगेटिव चीज़ों को दर्शाइएगा। ठीक है, सभी पॉइंट में। लेकिन पूछेगा कि जो है कैसे जो है शिक्षण को या सीखने को प्रभावी बना सकते हैं, तो इसमें पॉजिटिव बातें करिएगा। ठीक है, तब जाके बाकी सब पॉइंट यही होगा, 8 पॉइंट है, याद रखिएगा। ओके, चलिए हम विदा लेते हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।